तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस चैप्टर 1 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम भोजन के घटक हैं। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर हम कोई भी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करना है तो हमें एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। पिछली कक्षा में खाने वाले पदार्थों की सूची बनाई थी और मानचित्र में भी अंकित किया गया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। हमारे आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। जैसे कम से कम एक व्यंजन में हो गया रोटी। ये रोटी तक एक ना एक व्यंजन होगा ही खाने के पदार्थ में। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल, मांस, कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। या तो दाल रहेगा, मांस रहेगा या सब्जी रहेगा। मान लीजिए कोई एक व्यंजन रोटी है, तो रोटी के साथ दूसरा व्यंजन हमारा दाल हो सकता है, मांस हो सकता है या सब्जी भी हो सकती है। यानी कोई अदर व्यंजन होगा ही होगा। इसमें इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इसमें दही भी शामिल हो सकते हैं। मान लीजिए दाल रोटी के साथ हम दही खा लिए, मट्ठा खा लिए या अचार के साथ भी हम रोटी खा सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि मतलब क्या क्या खाते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सही व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए हम रोटी खा रहे हैं, तो रोटी के साथ साथ मांस नहीं मिल पाता है या सब्जी नहीं मिल पाता है या दाल भी नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए कोई गरीब है, तो उन उन लोगों के पास इतना पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है या संसाधन नहीं है कि वो रोटी के साथ दाल खा सके। ठीक, तो वस्तुतः व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब वहीं हम खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। अब मान लीजिए हम यात्रा कर रहे हैं या कोई कोई होटल पर गया, तो छूछे रोटी तो नहीं देगा ना, केवल रोटी तो नहीं देगा। वो रोटी के साथ सब्जी ज़रूर देगा, सब्जी के अचार भी देगा। तो जब हम यात्रा करते हैं तभी हम खा पाते हैं। कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के व्यंजन हर समय खा सके। कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि यह इस प्रकार का व्यंजन वह खा सके, ठीक, हर समय खा सके। अब मान लीजिए कोई गरीब है, तो उन लोगों के पास इतना पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं रहेगा, तो कैसे खा पाएंगे। तो आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। और इसमें दिया गया है कि देखिए, हमारे शरीर के लिए या विशेष प्रयोजन के लिए, शरीर के विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती हैं या नहीं होती हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं। अब मान लीजिए हम कोई भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है या पादप से हमें प्राप्त होके या जंतु से भी प्राप्त हो सकते हैं। तो उन हमारे जो पदार्थ हैं खाने वाले, उसके देखिए इसमें घटक दिया गया है। कच्ची सामग्री के घटक, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, जैसे
इन घटकों को हम पोषक घटक कहते हैं। अब मान लीजिए हम जंतु से कोई भोजन ग्रहण कर रहे हैं या पादप से ग्रहण कर रहे हैं, इन दोनों का सम्मिलित रूप हम क्या कहते हैं? भोजन के घटक। भोजन के घटक, ठीक। तो इन घटकों को हम पोषक के रूप में देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं। अब देखिए रुक्षांश क्या है? रुक्षांश का मतलब होता है फाइबर, जिन्हें हम फाइबर कहते हैं, उन्हें हम रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे कि आखिर रुक्षांश होता क्या है, रुक्षांश क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हम आगे जानेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, क्या सभी खाद्य पदार्थों में सही पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। अब कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण देखिए दिया गया है कि इसमें अन्य पोषकों की तुलना में इसका परीक्षण बहुत ही सरल है। आइए हम जानते हैं कि इन परीक्षणों को करके परीक्षणों की सारी 1.12 में लिखें। ठीक, तो इसमें देखिए दिया गया है परीक्षण। देखिए इसमें परीक्षण में क्या दिया गया है, कैसे करेंगे परीक्षण कि हम जान पाएंगे कि यह कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए मंड के लिए परीक्षण, यानी कार्बोहाइड्रेट या मंड के लिए परीक्षण। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों की कौन सी सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। अब देखिए जो इसका विलयन होता है तनु आयोडीन का विलयन, इस विलयन को खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। अब देखिए जो हो गया, मान लीजिए मंड हो गया, तो मंड युक्त पदार्थ पर क्या करेंगे कि आयोडीन का तनु जो विलयन होता है इस पर 2 या 3 बूंद डाल देंगे। तो देखेंगे कि क्या होता है कि नीला हो जाएगा और काला हो जाएगा, नीला होगा या काला होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें मंड की उपस्थिति है या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। अब चलिए हम देखते हैं कि प्रोटीन का परीक्षण। अब देखिए प्रोटीन का परीक्षण कैसे होता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। जैसे कोई खाद्य पदार्थ हो गया, जैसे कि दाल हो गया, इसके थोड़ी मात्रा लीजिए। और जिस खाद्य पदार्थों की परीक्षण करना है यदि वो ठोस है तो उसे पहले पेस्ट बनाइए। ठीक, पेस्ट बनाकर एक परखनली में रख लीजिए और परखनली में रख कर उसमें अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन, 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा लीजिए और इस विलयन में डाल दीजिए। उसके बाद देखेंगे कि इसका रंग बदल जाएगा और बदल कर क्या हो जाएगा, बदल कर बैगनी हो जाएगा, बदल कर बैगनी कलर का हो जाएगा। ठीक, बैगनी कलर का हो जाएगा। बैगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है और यही बैगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब देखिए हम वसा का परीक्षण कैसे करते हैं। वसा का परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए उसमें और इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। कागज़ में लपेट कर कूटिए। अब मान लीजिए हो गया वसा युक्त पदार्थ, जैसे हो गया सरसों हो गया, और सरसों को लेकर हम क्या करेंगे कागज़ में, और उसे कागज़ में लपेट कर कूटेंगे। कागज़ में लपेट कर कूटेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वो कागज़ फट ना जाए। ठीक, अगर कागज़ फट गया तो परीक्षण असफल रह सकता है। तो उसके बाद देखेंगे कि कागज़ जो है ना वह पारदर्शी पदार्थ जैसा काम करने लगेगा। जो पारदर्शी पदार्थ जैसे चमकील होता है ना, चमकील, वैसा काम करने लगेगा। ठीक, तो उससे देखेंगे कि प्रकाश की मात्रा उससे थोड़ी थोड़ी वापस आने लगेगी, यानी कि प्रकाश आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देने लगेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह पदार्थ जो है वसा युक्त है। ठीक, तो वसा का परीक्षण भी मैंने देख लिया।
अब हम देखेंगे कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट दिया है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक, इसमें दिया गया है, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है उससे हमें क्या मिलते हैं, ऊर्जा मिलती है। मान लीजिए हम अभी पढ़ रहे हैं, तो ये हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमारे शरीर में उतना ऊर्जा है तभी ना हम पढ़ रहे हैं। अगर शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, तो हमें ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। लेकिन देखिए इसमें दिया गया है कि वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं कि हमें थकान महसूस कम हो। ठीक, कम होते हैं, इसीलिए हम इसे वसा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं या इसका पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता है। हमारे जो कोई वसा हो गया जिससे घी हो गया, तो हम भर दिन घी थोड़ी ना खाएंगे। क्या खाएंगे, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है तो हम चावल सबसे अधिक मात्रा में लेंगे। यह हमारे पेट को भी पूर्ति कर देगा, यानी कि भूख को भी मिटा देगा और हमें ये ऊर्जा भी प्रदान करेगा। लेकिन क्या करेगा यह वसा, वसा अधिक मात्रा में लेंगे तो भूख तो शांत करेगा, लेकिन हमारे पाचन शक्ति के लिए यह हानिकारक साबित हो जाएगा। ठीक, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ा देगा। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ऊर्जा के लिए अधिक मात्रा में। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछ दिया कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है। सबसे अधिक ऊर्जा, तो हम कहेंगे कि वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर वही कह दिया कि सबसे अधिक ऊर्जा दैनिक जीवन में, यानी कि दैनिक जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलते हैं, तो दैनिक जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक ऊर्जा दैनिक जीवन में मिलती है। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। ठीक, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। अब देखिए दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो युक्त भोजन होता है उसे हम ऊर्जा देने वाले भी भोजन कहते हैं। ठीक, देखिए जिसमें दिया गया है, इसमें शकरकंद हो गया, आलू हो गया, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। इससे हमें प्रचुर मात्रा में एनर्जी मिलती है। ठीक, इसे हम क्या करते हैं, इसे हमें आम जीवन में हम खाते हैं, दैनिक जीवन में खाते पीते हैं, तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और वहीं वसा में हो गया, देखिए वसा युक्त भोजन को हम दिखा रहे हैं। अब देखिए वसा युक्त इसमें भोजन दिया गया है, जैसे हो गया सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली, तिल, गिरी, ये क्या है, वसा युक्त भोजन है। ये सब तो क्या है, पदार्थों से युक्त भोजन है। लेकिन अगर कहा जाए जंतुओं से प्राप्त स्रोत में, तो जंतु से प्राप्त स्रोत में देखिए यह वसा युक्त भोजन हो गया, जैसे मछली, अंडा, क्रीम, मक्खन, क्या है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन है। ठीक, देखिए इसमें दिया गया है, अब हम जानेंगे कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। देखिए प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, जिन्हें हम प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। देखिए शरीर वर्धक इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन प्रचुर मात्रा में नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। हम 2 फीट के हैं तो 2 ही फीट के रह जाएंगे, यानी कि उस बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर की हाइट बढ़ेगी या मोटापा बढ़ेगा, यानी कोई भी चीज़ होगा तो शरीर में वृद्धि बहुत कम होगा, हम दुबले पतले जैसे दिखाई देंगे। ठीक, तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन अति आवश्यक है। तो हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रोटीन। ठीक, देखिए विटामिन
रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अब देखिए विटामिन के बारे में, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दाँत और मसूड़ों की स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है। अब देखिए इसमें दिया गया है कि विटामिन के प्रकार दिया गया है कि विटामिन कितने प्रकार का होता है। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई दिया गया है। और एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। विटामिन जो होता है ना हमारे शरीर में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। विटामिन हमारे शरीर में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अब देखिए प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है कि प्रतिरोधक क्षमता का मतलब जो रोगों से मुक्त रखने में जो सहायता प्रदान करे उसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई बाहरी वायरस हमारे शरीर में फैल रहा है, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस ही है, तो कोरोना वायरस का मारने का काम कौन करता है? हमारे शरीर के जीवाणु ही करते हैं। ठीक, वो मजबूत होंगे तभी हम लड़ पाएंगे कोरोना से। ठीक, हमारे शरीर का वायरस वो वायरस से अधिक मजबूत होंगे तभी हम लड़ पाएंगे। तो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का काम ही है कि हमारे शरीर के जीवाणुओं को मजबूती बनाए रखना। ठीक, तो देखिए और इसकी मात्रा अल्प मात्रा में बहुत ज़्यादा है, बहुत अल्प मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है, बहुत छोटी छोटी मात्रा में पाया जाता है और हमारी उपापचयी क्रियाओं को भी प्रोसेस करता है। ठीक, तो हम विटामिन भी देख लिए। अब देखिए इसमें विटामिन डी दिया गया है। विटामिन डी का कार्य क्या होता है कि विटामिन डी हमारी अस्थियों जैसे कि हड्डी हो गया, इसको मजबूत करने में विटामिन डी सहायक होता है। और विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी मिलता है। 80% हमारे विटामिन डी जो मिलता है वो सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। और विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। और विटामिन डी अस्थियों और दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता प्रदान करता है। अब देखेंगे कि विटामिन डी किस में पाया जाता है। विटामिन डी और सी के स्रोत और विटामिन बी और ए के स्रोत देखिए। देखिए विटामिन ए का स्रोत दिया गया है। विटामिन ए का स्रोत हो गया दूध, मछली, गाजर, पपीता, ये सभी क्या हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं। और विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में तौंधी हो जाता है, हमारी आँखों में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हमें हमें ए की मात्रा लेनी चाहिए। और विटामिन बी दिया गया है। देखिए विटामिन बी से और विटामिन बी के कुछ स्रोत दिया गया है इसमें, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मांस हो गया, लीवर, तो ये विटामिन बी के स्रोत हैं। और विटामिन बी सी के स्रोत खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। और विटामिन डी के स्रोत दूध, मछली, मक्खन, अस्थि, मछली, ये सभी क्या हैं? विटामिन डी के स्रोत हैं। अब देखिए हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। खनिज लवणों की स्रोतों को ये 1.10 में देखें। देखिए ये खनिज, ये सभी क्या हैं? खनिज पदार्थ हैं। देखिए इस चित्र में जैसे देखिए दिखाया गया है। अब देखिए इसमें दिया गया है आयोडीन युक्त स्रोत। इसमें मछली दिया गया है, अदरक, पालक दिया गया है। ठीक, यदि हो गया आयोडीन युक्त स्रोत। अब फास्फोरस युक्त स्रोत देखते हैं। हमारे शरीर में फास्फोरस की भी जरूरी पड़ती है। फास्फोरस के लिए हम क्या खा सकते हैं? दूध ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, और देखिए गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, मिर्ची ले सकते हैं। इसलिए फास्फोरस युक्त स्रोत हैं। ठीक, और लोहा के लिए हम क्या ले सकते हैं? तो लोहा के लिए हमें पालक, सेव, लीवर, ये अंगूर, मतलब ये सब हम ले सकते हैं। और कैल्शियम के लिए देखिए कैल्शियम भी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम के लिए दूध ले सकते हैं और अंडा ले सकते हैं। ठीक, तो हमें देखिए कैल्शियम जो प्राप्ति होती है वो दूध और अंडों से ही प्राप्त होती हैं। ठीक, उसके बाद
उसके बाद अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। हम अपने भी सारी 1.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री को एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकते हैं। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती हैं। इसके इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। हाँ, देखिए इसमें दिया गया है कि जो चावल हैं वो कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन हैं। ठीक, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। अब देखिए आहारी रेशे क्या हैं। आहारी रेशे क्या हैं, तो आहारी रेशे उदुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में उदुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। उदुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत अनाज जैसे दाल हो गया, आलू हो गया, ताज़े फल और सब्जियां, ये सभी क्या है, उदुक्षांश हैं, जिन्हें हम फाइबर कहते हैं। इंग्लिश में हम फाइबर कहते हैं और हिंदी में उदुक्षांश या रेशे कहते हैं। ये उदुक्षांश हमारे शरीर के लिए भी अच्छा काम करता है। ठीक, उदुक्षांश हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते। देखिए क्या है कि उदुक्षांश जो है ना, अगर कह देगा कि पोषक पोषक पदार्थों में, तो पोषक पदार्थों में तो हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए पोषक का कार्य नहीं करता है। देखिए उच्छास हमारे शरीर को कोई पोषक पदार्थ नहीं प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। देखिए हमारे शरीर में इसका क्या काम है कि उच्छास हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं। हमारे शरीर में भोजन में आवश्यक अवयव हैं कि उच्छास हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक, इसका आयतन बढ़ा देते हैं। उच्छास बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब देखिए क्या करता है दुक्षांश का काम कि मान लीजिए कोई भोजन हमें नहीं पचा, मान लीजिए हम अधिक मात्रा में वसा खा लिए, ठीक, और क्या हुआ कि वो अनपच कर दिया, पचा ही नहीं, तो वो कैसे निकलेगा, तो दुक्षांश की सहायता से ही निकलेगा, यानी कि रेशे की सहायता से बिना पचे हुए भोजन को निकालने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, अब देखिए जल का क्या काम है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। और देखिए जल जो है, जल क्या काम करता है, हमारे मूत्र के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको निकालने में सहायता प्रदान करता है। पसीना जो है उसको निकालने में सहायता प्रदान करता है। तो ये जल का काम है। जल का बहुत सारे काम है। अब देखिए जल हम किन किन कैसे कैसे हम ले सकते हैं, तो जल तो एक हम पी कर ले सकते हैं, और हम दूध द्वारा ले सकते हैं, चाय द्वारा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम भोजन जब पकाते हैं उसमें भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। और आइए देखते हैं कि अन्य स्रोत जल के क्या हैं जो हमारे शरीर में जल को प्रदान करता है। देखिए दिया गया है कि इसमें टमाटर, नींबू जैसा कोई फल छोटे छोटे हिस्से में काट ले और इसको हम हाथों, और ऐसा करते समय अपने हाथ गीला, आपके हाथ गीला हो जाते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हम कोई नींबू काट रहे हैं, तो इससे नींबू काटते समय पक्का उसका रस निकलेगा और हमारा हाथ गीला हो जाएगा। जब आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा है, छिला या मसाला म देखिए जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छिला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताज़े फल सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा नहीं होती? ठीक, हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, कुछ सीमा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक, तो ये देखिए ये जल के घटक के बारे में बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार, देखिए संतुलित आहार वो होता है, देखिए सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं, सामान्यतः हम पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। देखिए हम जो कुछ भी खाते हैं उसे केवल आहार कहेंगे। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में दुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के
आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अब देखिए, हम ऐसे भोजन करें जो हमें पोषक तत्व उचित मात्रा में मिले। ठीक, मान लीजिए हम कोई भोजन खा रहे हैं, कोई हमेशा खा रहे हैं केवल चावल, तो चावल से क्या होगा कि केवल हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन तो हम कम मिलेगा। ठीक, विटामिन भी नहीं मिल पाएगा, तो हमारे क्या शरीर के लिए विकास का काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक, और क्या किए कि हम खूब अधिक मात्रा में दाल खा रहे हैं, खूब प्रोटीन ले रहे हैं, खूब प्रोटीन ले रहे हैं, हाँ, अब विटामिन कुछ मिल ही नहीं रहे हैं। तो विटामिन जब कुछ मिलेगा ही नहीं, तो हमारा क्या करेगा? प्रतिरोधक क्षमता को घटा देगा और रोगों से लड़ने में क्षमता कुछ रहेगा ही नहीं, रोग हो जाएगा। तो क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा? नहीं हो पाएगा। तो यह कहना क्या चाह रहा है कि हम कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में नहीं लेंगे, उसको उसको हम केवल संतुलित मात्रा में ही लेंगे। जैसे हम मान लीजिए कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले लिए, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ ले लिए, और कुछ मात्रा में विटामिन युक्त पदार्थ ले लिए, और कुछ प्रोटीन युक्त पदार्थ ले लिए। तो यानी कि सभी को सम्मिलित रूप में हम जो भोजन कराते हैं, उसी को हम, और कुछ मात्रा में दुक्षांश भी ले लिए, तो उन्हीं को क्या कहेंगे? हम संतुलित आहार कहेंगे। ये नहीं कि खूब दुक्षांश ले लिए, तो दुक्षांश तो हमारे पोषक के लिए उतना है ही नहीं, वो केवल हमारे शरीर के थोड़ी सी मात्रा में जरूरी होती हैं। दुक्षांश तो हमारे शरीर के लिए उतना आवश्यक है नहीं, लेकिन फिर भी आवश्यक हैं। यानी कि हम क्या करेंगे कि बहुत मात्रा अल्प मात्रा में आवश्यक होती हैं दुक्षांश है जल की। ठीक, तो उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि शरीर के हमारे बनावट के लिए जो जो पदार्थों की अति आवश्यक है, उन सभी पदार्थों की संतुलित रूप में हमें जो मिलता है पोषक के रूप में, उन्हें ही क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए, और प्रतिदिन भोजन करते समय आप उसमें सही पोषक तत्व उपस्थित हैं या नहीं है। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, कृमित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिसी, रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। देखिए, इसमें दिया गया है कि दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, अंकुरित बीज हो गया, तो ये सभी क्या हैं? ये सही ये सभी इसी प्रकार के भोजन जो हमारे शरीर में कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। तो यानी सभी ये क्या है? संतुलित आहार के रूप में थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम खाएंगे तो हमारे लिए संतुलित आहार के रूप में कार्य करेगा। अब देखिए, इसमें दिया गया है कि पोषक तत्व, अब देखिए दिया गया है कि उचित प्रकार के भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। ठीक, ताकि इसे पोषक तत्व नष्ट ना हो जाए। हाँ, छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके विटामिन नष्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए कोई आलू हो गया, तो उसे क्या करते हैं कि कोई उसे छील कर और धोते हैं, तो उसका जितना भी स्टार्च होता है, जितना भी उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो क्या है? कुछ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि 10-20% उसका कार्बोहाइड्रेट पानी के साथ बह जाता है। तो क्या वो अच्छा है? नहीं अच्छा है हमारे लिए। तो यही कह रहा है कि नष्ट ना हो जाए। सब्जियों और फलों और त्वचा कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा सफाई करना चाहिए कि जिससे हमारे हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उसको हानि ना पहुंच पाए। ठीक, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने से आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की भी हानि हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। यानी कई लाभदायक प्रोटीन पदार्थ की हानि हो जाती है। हम मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं और सब्जी बनाने के लिए हम डाल दिए उसमें एक बाल्टी पानी, हाँ, एक बाल्टी पानी डाल दिए और खूब सिझा दिए उसे, और वह पानी क्या किए?
अब देखेंगे बहुत ज़्यादा पानी है तो पानी को हम फेंक दिए, तो वो जो उसमें में प्रोटीन होता है या जो इसमें विटामिन होता है उस सब्जी में, वो क्या होता है, वो पानी के साथ घुल मिल जाता है। और वो पानी अगर आप फेंकते हैं तो क्या होता है, वो सब बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हमें उचित मात्रा में डालकर कोई भी चीज़ अगर पकाते हैं तो उचित मात्रा के अनुसार ही पकाएं, जिससे हमें अच्छी तरह से भोजन में, जिससे हमें भोजन करते समय सभी को हम ले पाएँ। ठीक, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। देखिए, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। यह उचित नहीं होगा कि हम अपने हाथ में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। बूझू ने सोचा, देखिए बूझू ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ऐसा नहीं होता। अतः उसने तली हुई चीज़, समोसा, पूरी मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। कि आप सोचते हैं कि वो ठीक किया? निसंदेह नहीं, इतना अधिक व्यावसायिक भोजन हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। देखिए, यदि हम क्या करें कि केवल वसा युक्त ही भोजन करें। देखिए, इसमें दिया गया है कि केवल हम वसा युक्त भोजन करें तो क्या होगा, फैट बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा और हमारे लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। हानिकारक जब हो जाएगा तो क्या लोग कहेंगे, मोटे मोटे कहेंगे, और हमारे चलने फिरने में भी दिक्कत हो जाएगा और हार्ट अटैक का समस्या भी होने की खतरा होती है। ठीक, तो कोई भी चीज़ हम करें तो वो मात्रा के अनुसार ही भोजन में सम्मिलित करें। अब हम देखेंगे अभावजन्य रोग। इससे होने वाले अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन कर रहा है, लेकिन कभी कभी उससे उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि वो कमी लंबी अवधि तक, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक से अधिक पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर में रोग या विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है, और रोग लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण अभावजन्य रोग हो जाते हैं। यानी कि कोई चीज़ की अगर कमी शरीर में हो रही है पोषक तत्व की, अब मान लीजिए कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गया, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी। तो हमारे शरीर में अस्कर्वी की कमी हो जाएगा। इसलिए हमें सभी प्रकार का भोजन करना चाहिए ताकि हम अभावजन्य रोग से बच सकें। ठीक, यही सब दिया गया है। देखिए, इसमें विटामिन के कुछ रोग दिया गया है और लक्षण दिया गया है। देखिए, विटामिन ए से क्या होता है, दृष्टिहीनता हो जाता है, यानी कि जो कहा जाता है रतौंध थी, उसे ही विटामिन ए की कमी से हो जाता है। कमजोर दृष्टि दोष। देखिए, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए हमें विटामिन ए की स्रोत लेना चाहिए। जैसे हो गया सेब, हो गया विटामिन ए का स्रोत, दूध हो गया, हमें प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए। विटामिन बी1 की कमी से रोग होने वाला दुर्बल पेशियाँ और काम करने में ऊर्जा की कमी, विटामिन बी भी हमें लेना चाहिए। विटामिन सी से अस्कर्वी यानी कि मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी से रिकेट्स यानी कि हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। तो इसलिए हमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए, रिकेट से बच सके। कैल्शियम कैल्शियम देखिए हो गया खनिज लवण। कैल्शियम अस्थियाँ और दंत क्षय। ठीक, यानी कि हमारे कैल्शियम के शरीर में कमी होगी तो क्या होगा, अस्थियों में क्षय होने लगेगा, हड्डियाँ टूटने का डर हो जाएगा, कमजोर अस्थियाँ हो जाएगी, दंत क्षय हो जाएगा, दांतों में जो खुदरा खुदरा सा हो जाता है वो हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, हमारे गाला फूल जाएगा, और गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। देखिए दिया गया इसमें, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता की समस्या हो सकती है। लोहा की कमी से अरक्तता यानी कि खून की कमी और कमजोरी हो जाती है। इससे लोहा हमें प्रचुर मात्रा में भी लेना चाहिए। पालक से मिलता है लोहा प्रचुर मात्रा में। अब देखिए, इसमें दिया गया है प्रमुख शब्द में दिया गया है कि संतुलित आहार। हम संतुलित आहार के बारे में हम आपको समझाए थे। और फिर बेरी देखिए, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होने वाले के बारे में बताया गया है। देखिए, ये सब क्या है, प्रमुख शब्द हैं। यह सभी शब्दों को आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह अच्छा है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो ऊर्जा प्रदान करता है, वसा, खनिज पदार्थ, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन। तो यह सभी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं।
अब देखिए दिए गए हैं फसाई जो क्या है, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। यह देखिए यह FSSAI यानी कि फसाई मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। यह खाद्य पदार्थों को सुदृढ़ीकरण सही पता है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध, नमक, प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। यह फसाई एक FSSAI यह एक गवर्नमेंट संस्था है जो जांच भी करता है और इसका लाइसेंस भी ले जाता है जो फूड कंपनी होते हैं। ठीक, देखिए इसमें सारांश दिया गया है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में हमारे आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। देखिए जो सारांश दिया गया है आप लोग अच्छी तरह से इन्हें पढ़कर दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, मैंने बताया था। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती हैं। प्रोटीन से हमारे शरीर को वृद्धि होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है, यानी विटामिन जितना भी विटामिन होता है हमारे लिए क्या काम करता है, तो रोगों से सुरक्षा का प्रदान करता है। ठीक, और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिससे हमें रोगों से सुरक्षा मिलता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त सूक्ष्मांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। संतुलित आहार से हम कि मतलब क्या ही होता है कि इसमें क्या होता है कि सही पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं और पर्याप्त में सूक्ष्मांशों और जल भी उचित मात्रा में होती हैं, उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। इसमें क्या हो गया कि पोषक तत्वों के में कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, वसा भी हो गया, विटामिन भी हो गया और खनिज पदार्थ भी हो गया। वही हमारे लिए क्या है, संतुलित आहार है। यह नहीं कि केवल खाए क्या कि वसा लिए अब हर दिन केवल वसा ही खाए, तो वसा खाने से थोड़ी ना होगा, केवल वो हमारे लिए संतुलित आहार में नहीं आएगा। ठीक, हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। और देखिए दिया गया हमारे आहार में लंबी अवधि तक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता। अब हम क्या करें कि बहुत कम कोई पदार्थ ले रहे हैं, जैसे प्रोटीन बहुत कम ले रहे हैं, वसा भी बहुत कम ले रहे हैं, यानी कि इसकी न्यूनता अधिक होगी, न्यूनता इसका अधिक होगी, तो क्या होगा कि हमारे शरीर में विशिष्ट प्रकार का रोग हो जाएगा। और इसकी अधिकता भी होगी तो हमारे शरीर में रोग हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको मीडियम बना कर रखना चाहिए, यानी कि इसको यही ना मैं कहा कि संतुलित आहार के रूप में लेना चाहिए, यानी कि सबका संतुलन बनाकर हमें ग्रहण करना चाहिए, तभी हमारे लिए शरीर के लिए अच्छा रहेगा। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम आप लिख सकते हैं। इससे हो गया कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब क्या है, हमारे शरीर के प्रमुख पोषक तत्व हैं। पोषक जो पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। हम देखिए पोषक जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं, और ऊर्जा कौन कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो चावल में पाया जाता है। तो चावल हमारे लिए क्या हो गया, प्रमुख पोषक हो गया। अब देखिए वसा भी ऊर्जा देता है, तो वसा वाला पदार्थ भी लिख सकते हैं आप। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। अब पोषक पोषक जैसे हो गया क्या, प्रोटीन जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए क्या हो गया, अनुरक्षण के लिए हो गया रेशा। रेशा हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए फाइबर हो गया। ठीक, वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। हमारे अच्छी दृष्टि के लिए कौन आवश्यक है, तो विटामिन ए। विटामिन ए हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, वह खनिज कौन है जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अस्थि कैसे मजबूत होगी, तो अस्थि विटामिन डी से मजबूत होगी। अब विटामिन डी कैसे मिलेगा, विटामिन डी से हमारा क्या मिलेगा कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। ठीक, अब देखिए तो ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे वसा। और वसा में कौन कौन से उपलब्ध होते हैं, जैसे कि वसा में हो गया घी,
भैंस का घी जो होता है ना, इसमें प्रचुर मात्रा में यानी कि संतृप्त जो होता है ना वसा, उसमें उपलब्ध होता है घी में। ठीक, अब देखिए मंड। मंड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट या मड, मंड कहते हैं। इसमें हम कह सकते हैं चावल, गेहूँ और आहारी रेशे के तौर पर हम साबुत अनाज ले सकते हैं, साबुत अनाज। ठीक, और प्रोटीन के लिए हम लेते हैं जैसे सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए केवल चावल खाने से हमारे शरीर, देखिए इसमें सही और गलत चूज करना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यक रूप से प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है सही और गलत चूज करना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये गलत हो जाएगा। केवल हम चावल खा के जीना थोड़ी ना रख सकते हैं भाई, इसमें विटामिन थोड़ी ना मिलता है उतना। इसमें केवल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है और कुछ मात्रा में शायद विटामिन और प्रोटीन मिलती हैं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। जी हाँ, संतुलित आहार हम खाएंगे तो अभावजन्य जो रोग होती हैं उससे हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? जी नहीं, संतुलित आहार के लिए केवल हमें क्या चाहिए? वो 5 चीज़ों की जरूरत होनी चाहिए उसमें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ, लुक्षांश, जल इत्यादि हमें होना चाहिए। 5 पदार्थों की केवल जो हमारे लिए पोषक घटक हैं। शरीर को सभी पोषक, ये देखिए गलत हो जाएगा। शरीर को सही पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त हैं? तो देखिए शरीर को सही पोषक तत्व प्राप्त कराने के लिए हमें मांस पर्याप्त नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। विटामिन डी के अभाव से रोग होता है। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। हमारे भोजन में ए के अभाव से, विटामिन ए के अभाव से रतौंधी हो जाती है। तो हम सभी आज आज का चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर की ओर हम चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।